आज हम लोग मुद्रा का अवमूल्यन विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ समझ लेते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन से तात्पर्य यह है कि जब कोई देश अपने देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्राओं के सापेक्ष, दूसरे देश की मुद्राओं के संबंध में कम कर देता है, घटा देता है, तो उसे हम मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। वास्तव में अवमूल्यन की आवश्यकता किसी देश को उस समय पड़ती है जब उस देश का व्यापार संतुलन या भुगतान संतुलन घाटे में होता है। जब उस देश का व्यापार संतुलन घाटे में होता है या उसका भुगतान संतुलन घाटे में होता है, तो उसे अपने निर्यातों को तेजी से बढ़ाने तथा अपने आयातों को कम करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है वह एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में किसी देश की मौद्रिक संस्था द्वारा या मौद्रिक अधिकारी द्वारा अपनाया जाता है, ताकि वह जब अपनी घरेलू मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के सापेक्ष कमी कर देगा तो उसके देश के निर्यात सस्ते हो जाएंगे और उसके लिए दूसरे देशों से होने वाला आयात अपेक्षाकृत महंगा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसका भुगतान संतुलन पहले से बेहतर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मुद्रा का अवमूल्यन में और क्या क्या होता है। अवमूल्यन को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत की मुद्रा रुपया है और अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। हम भारत और अमेरिका की मुद्रा के मध्य संबंध के रूप में अवमूल्यन को लेते हैं। यदि भारत रुपए का अवमूल्यन करता है डॉलर के संबंध में, तो इसे किस प्रकार व्यक्त होगा। मान लीजिए आज एक डॉलर में 65 रुपए मिलते हैं। एक डॉलर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर एक डॉलर की 65 रुपए है। अब यदि केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की मुद्रा रुपए का अवमूल्यन कर दे और उसका मूल्य अब एक डॉलर की बजाय एक डॉलर में 65 रुपए की बजाय यदि 70 रुपए कर दे, तो इसका मतलब अब डॉलर के सापेक्ष रुपए में 5 रुपए की कमी आ गई है। जहां अवमूल्यन से पूर्व एक डॉलर 65 रुपए के मूल्य की वस्तु में खरीद सकता था, अब अवमूल्यन के पश्चात एक डॉलर भारत से 70 रुपए मूल्य की वस्तुओं का क्रय कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि भारत की वस्तुएं अमेरिकी डॉलर के लिए सस्ती हो जाएंगी और अमेरिकी वस्तुएं भारत के लिए भारतीय रुपए के परिप्रेक्ष्य में महंगी हो जाएंगी। तो अब इसका अवमूल्यन का जो प्रभाव होता है उसका प्रभाव आप जान लिए हैं कि अवमूल्यन हम करते क्यों हैं। अवमूल्यन का मुख्य कारण यही होता है कि हम अपने देश के भुगतान संतुलन में बैलेंस करना चाहते हैं, जो घाटा है उसको दूर करना चाहते हैं, अपने निर्यातों को बढ़ाना चाहते हैं और आयातों की मात्रा में कमी लाना चाहते हैं। अवमूल्यन तभी सफल होता है यदि अवमूल्यन करने वाले देश के विरुद्ध दूसरा देश जिसके विरुद्ध आपने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, जवाब स्वरूप या कार्यवाही स्वरूप अपनी मुद्रा में अवमूल्यन ना करे। अर्थात यदि भारत ने रुपए का अवमूल्यन कर दिया है डॉलर के सापेक्ष, तो बदले में अमेरिका भी अवमूल्यन की कार्रवाई ना करे, तभी अवमूल्यन की प्रक्रिया सफल होगी। अर्थात अवमूल्यन जिस उद्देश्य के लिए भारत ने किया है उसे उसका लाभ मिल पाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि अवमूल्यन से घरेलू मुद्रा के मूल्य में कोई कमी नहीं आती। अवमूल्यन से केवल हम विदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि करते हैं,
इससे घर के अंदर अर्थात देश के अंदर रुपए के मूल्य में कोई कमी नहीं आती प्रत्यक्ष रूप से, परंतु इसका परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वास्तव में जब हमारे देश की मुद्रा का अवमूल्यन डॉलर के सापेक्ष या पाउंड के सापेक्ष होता है, तो जो जैसे मान लीजिए यदि हमारे देश में निर्यात का आधिक्य है, निर्यात योग्य वस्तुएं हमारे देश में पहले से ही बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, डंप हैं, एकत्रित हैं, तब तो हमें इसका फायदा मिलेगा। लेकिन यदि निर्यात योग्य आधिक्य नहीं हो तो हो सकता है अवमूल्यन का बहुत ज़्यादा लाभ संबंधित देश को ना मिले। उदाहरण के लिए यदि हम कच्चे माल पर अमेरिका पर बहुत ज़्यादा आश्रित हैं, यानी अमेरिका से आयात करते हैं कच्चे माल का, तब हम उत्पादन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि हम मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं, रुपए का अवमूल्यन कर लेते हैं, इसके बाद जब हम अमेरिका से कच्चा माल मंगाएंगे तो चूंकि हमारे आयात पहले की अपेक्षा महंगे हो जाएंगे। तो महंगे कैसे हो जाएंगे? महंगे हो जाते हैं इस प्रकार से, इसे इस तरह समझते हैं कि जैसे पहले हम 65 रुपए में, अभी हमने उदाहरण दिया था, हम उसी को दोहरा रहे हैं कि जैसे हम 65 रुपए में पहले $1 के बराबर की वस्तुओं का आयात अमेरिका से कर लेते थे, परंतु अवमूल्यन करने के पश्चात अब हम 65 रुपए की बजाय $1 के बराबर की वस्तुओं का आयात करने के लिए हमें 70 रुपए खर्च करने होंगे। अर्थात 5 रुपए के बराबर डॉलर की मूल्य की जो वृद्धि हुई, इससे हमारे आयात महंगे हो जाएंगे और जो भी कच्चा माल या उत्पादन में लगने वाली सामग्री, मशीन इत्यादि हम आयात करेंगे अमेरिका से, वो पहले की अपेक्षा महंगी होगी। तो जिस वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं आयातित वस्तु मंगाकर, उसकी लागतें बढ़ जाएंगी, और जब उनकी लागतें बढ़ेंगी तो न केवल देश के अंदर उन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा, मूल्य स्तर बढ़ जाएगा, अपितु निर्यात योग्य वस्तुओं के मूल्य में भी वृद्धि हो जाएगी। अर्थात जिन वस्तुओं का हम कच्चा माल मंगाकर अपने देश में बनाते हैं, विनिर्मित करके उसे फिर हम अमेरिका को निर्यात करते हैं, तो वे वस्तुएं अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा मूल्य वाली हो जाएंगी, अर्थात उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अवमूल्यन का इस स्थिति में खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस उद्देश्य से हमने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया, वह प्रभाव अब उन वस्तुओं के निर्यात पर नहीं पड़ेगा, उतना लाभ हमें नहीं हो सकता। अब आते हैं कि आखिर भारत में अब रुपए का अवमूल्यन कभी किया है अथवा नहीं। तो भारत में रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया गया है। वर्ष 1949 में पहली बार, वर्ष 1966 में दूसरी बार और वर्ष 1991 में तीसरी बार। जब भारत ने रुपए का प्रथम बार अवमूल्यन 19 सितंबर 1949 को किया, तो उस समय 1 रुपए में 30.225 सेंट कीमत थी। 1 रुपए की कीमत ब्रिटेन के पाउंड के सेंट से 30.225 सेंट के बराबर थी, जिसको घटाकर 1 रुपए को 21 सेंट के बराबर कर दिया गया। अर्थात जहां पहले 1 रुपए की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 30.225 सेंट थी, वह घटकर अब 1 रुपए में 21 सेंट के बराबर हो गई। दूसरी बार जब 5 जून 1966 को रुपए में 36.5% का अवमूल्यन किया गया, उस समय रुपए की जहां पर $1 की कीमत 4 रुपए 76 पैसे थी, वहां अब वह अवमूल्यन के बाद घटकर $1 की कीमत 7 रुपए 50 पैसे हो गई। अर्थात पहले हम 4 रुपए 76 पैसे से $1 को खरीद सकते थे या $1 के बराबर की वस्तु क्रय कर सकते थे। अब हमें उसके लिए $1 के बराबर की वस्तुएं आयातित करने के लिए 7 रुपए 50 पैसे व्यय करने पड़ते थे। इसके पश्चात इसके अतिरिक्त 1 पाउंड का दाम जहां 13 रुपए 30 पैसे था, अब वह अवमूल्यन के पश्चात बढ़कर 1 पाउंड की कीमत 21 रुपए के बराबर कर दी गई। इसके बाद 1 जुलाई और 3 जुलाई 1991 को रुपए में 18.5% की
और 18.5% का अवमूल्यन किया गया। अब हम बात करते हैं कि जहां भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली और दूसरी बार अर्थात 1949 और 1966 में स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत हुआ था, वहीं तृतीय बार जब इसको 1991 में अवमूल्यन किया गया तो उस समय परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत हुआ। अब समझते हैं कि आखिर ये स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या होती है। जब कोई देश अपने देश की मुद्रा का बाह्य मुद्राओं के परिप्रेक्ष्य में यानी विदेशी मुद्राओं के परिप्रेक्ष्य में मूल्य स्थिर रखता है, केवल उसी समय परिवर्तन करता है जब अर्थव्यवस्था किसी विशेष समस्या में आ जाती है। अदरवाइज अन्यथा वह देश की जो रुपए की जो विनिमय दर है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिर रखता है, तो उसे हम स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। और 1949 से लेकर 66 तक भारत में स्थिर विनिमय दर प्रणाली प्रचलित थी। दूसरी प्रणाली को हम परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। 1991 में जब अवमूल्यन हुआ रुपए का, उस समय भारत में परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली प्रचलन में थी। अब समझते हैं कि परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली क्या होता है। जब किसी देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अर्थात विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर सुनिश्चित होता है, तब हम उसे कहते हैं कि यह परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली है। मांग और पूर्ति से तात्पर्य समझ लीजिए। मान लीजिए कि भारत और अमेरिका के मध्य व्यापार होता है, तो भारत को आयात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलरों की आवश्यकता होगी और अमेरिका को भारत से आयात करने के लिए रुपए की आवश्यकता होगी। तो जब भारत को अमेरिका से कोई वस्तु आयात करनी होगी तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने रुपए को डॉलर में एक्सचेंज करना होगा, अर्थात उसको डॉलर में उसको परिवर्तित करना होगा, विनिमय करना होगा। और जब वह रुपए के बदले डॉलर प्राप्त कर लेगा तब कोई आयातक अमेरिका से वस्तुएं मंगा पाए। इसी प्रकार अमेरिका के आयातक को जब भारत से कोई वस्तु मंगानी होगी तो वह पहले डॉलर को रुपए में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए में कन्वर्ट करेगा, बदलेगा, परिवर्तित करेगा। इसके पश्चात वह भारत से रुपए देकर उन वस्तुओं का आयात करता है। अर्थात जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होते हैं तो हमें दूसरे देशों की मुद्राओं की आवश्यकता होती है। तो जिस देश के वस्तुओं का जितना ज़्यादा मांग होगी अर्थात जितना ज़्यादा आयात होगा, दूसरे देश आयात करेंगे और हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में हमारी वस्तुओं पर जितना ज़्यादा निर्यात होगा तो हमारे रुपए की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतनी ज़्यादा होगी। और इस स्थिति में जब हमारे रुपए की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज़्यादा होगी तो उसकी विनिमय दर भी बहुत ऊंची होगी, अर्थात हम कम रुपयों में ज़्यादा विदेशी मुद्रा ले पाएंगे। लेकिन इसके उल्टे यदि हमारे देश की निर्यात कम हो तो उस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए का मूल्य बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से जब निर्यात नहीं होगा अर्थात हम केवल आयात करेंगे तो हमें ज़्यादा विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी और हम अपने रुपए को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए ज़्यादा दर दे पाएंगे। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मुद्रा का अवमूल्यन लाभकारी तभी होता है जब जिस देश को हम निर्यात करते हैं उस देश में निर्यात की मांग मूल्य की लोच तथा हमारे अपने देश में आयात की मांग मूल्य का लोच का दोनों का योग इकाई से अधिक हो। अर्थात लोच से क्या तात्पर्य है? अर्थात जब हम किसी वस्तु का मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है, जब मूल्य घटता है तो मांग बढ़ती है, ये सामान्य संबंध होता है। लेकिन यह संबंध उसकी लोच पर डिपेंड करता है। मान लीजिए यदि भारत अपने किसी वस्तु के मूल्य में 5 रुपए की कमी करता है या 5% की कमी करता है और अमेरिका भारत से आयात करता है, तो भारत की वस्तुओं में 5% की कमी होने पर यदि अमेरिका द्वारा किए जाने वाले आयात भारत से किए जाने वाले आयात में यदि 5% की वृद्धि हो या उससे ज़्यादा की वृद्धि हो
कि ये लोचदार हो। लेकिन यदि भारत अपनी वस्तुओं के मूल्य में 5% की कमी करे, परंतु अमेरिका से किए जाने वाले आयात में, यानी भारत से किए जाने वाले आयात में 5% से भी कम की वृद्धि हो, तो इसका मतलब है कि भारत की वस्तुओं के निर्यात के प्रति अमेरिका की मांग की मूल्य लोच बेलोच है। लोच का तात्पर्य है कि जितना परिवर्तन हम अपनी वस्तु या मुद्रा के मूल्य में कर रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में ज्यादा प्रतिशत में मांग में वृद्धि हो, तब तो यह फायदेमंद होगा, अन्यथा अवमूल्यन बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगा। दूसरे, जब हम अवमूल्यन करते हैं तो हमारे देश में आयात की मांग मूल्य की लोच बहुत कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे क्यों? क्योंकि यदि हमारी मुद्रा का मूल्य कम हो जाए और आयात पहले की अपेक्षा महंगे हो जाएं, फिर भी हमारे देश के लोग ज़्यादा आयात करेंगे, तो हमारे देश का व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन घाटे में ही रहेगा, क्योंकि हमारी मुद्रा के मूल्य के कम होने के बावजूद भी हमारे आयातों में विशेष कमी नहीं आती। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, और भारत में रुपए का अवमूल्यन कब कब हुआ। धन्यवाद।